हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साथ ही जो है आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा रहने वाला है स्टेशन मास्टर का एक पेपर हुआ था झांसी डिवीज़न में। क्लियर। तो इसका आज हम जो है डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च 2026 को 4200 ग्रेड पे के यहाँ पर जो है पोस्ट है, ये आप सभी लोगों को पता है। और यहाँ पर अगर मैं प्रश्नों की बात करूँ तो 100 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और 100 ही मार्क्स इसमें दिए गए हैं, यानी कि इसमें 100 प्रश्न आए थे, ना कि 110। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। साथ ही साथ आपको ये पता है कि 1/3 इसमें मार्किंग रहती है। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे रहने वाली है। तो डिटेल से आज इसमें भी हम इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप हमारे चैनल रुद्रा माइंड चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको जो है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर बने रहना है, क्योंकि कमेंट्स के माध्यम से आप लोग जो है क्वेश्चन का यहाँ पर जो है जब भी रिप्लाई करते हैं या कोई मैं क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताते हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ये पता चलती है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर लानी है। और तो बिना किसी देरी के आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर का ये एग्ज़ाम जो हुआ था, इसका बारे में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेल में पहली जो ट्रेन है वो कब चली थी। आप सभी लोगों को पता है कि ये 16 अप्रैल 1853 को ये पहली गाड़ी हमारी यहाँ पर चली थी। तो अकॉर्डिंग टू हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1853। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है कि ये मुंबई से ठाणे के बीच जो है वो पहली गाड़ी चली थी, है ना। और कितने किलोमीटर चली थी ये? 34 किलोमीटर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं, पहली जो विद्युत गाड़ी की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक अगर मैं ट्रेन की बात करता हूं, तो क्या पता कभी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पुटअप हो जाए, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 3 फरवरी 1925 को यहाँ पर पहली जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। और ये भी कहाँ चली थी? हार्बर के मुंबई में। कहाँ पर? हार्बर के मुंबई में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि झांसी मंडल में कितने जो है वो ब्रांच लाइन सेक्शन हैं। अब देखिए, आप जिस भी डिवीज़न से देख रहे हैं, जिस भी जोन से देख रहे हैं, तो आप अपने डिवीज़न के हिसाब से ब्रांच लाइन को सर्च कर लीजिए कि आपके डिवीज़न में ब्रांच लाइन के जो सेक्शन है वो कितने हैं। ठीक है, झांसी डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो NTKM है इसका यहाँ पर पूरा नाम पूछा हुआ है। ठीक है, और अपने आप में ये जो फुल फॉर्म है नई है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है वो नई नई चीज़ें भी यहाँ पर पढ़ने वाले समझने वाले हैं। ठीक है, तो NTKM की फुल फॉर्म होती है नेट टन किलोमीटर। NT का मतलब हो गया, N का मतलब हो गया नेट, और T का मतलब हो गया आपका टन, और KM का मतलब आपका हो जाएगा किलोमीटर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन। मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? बाई होम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इश्यूड एट हेडक्वार्टर लेवल। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? PCSO, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल चीफ, क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ। एस का मतलब आपका हो जाएगा सेफ्टी ऑफिसर। क्या हो जाएगा? सेफ्टी ऑफिसर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। GM की आपको पता ही है, जनरल मैनेजर होती है। आप थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बताइए कि नॉर्दर्न रेलवे के जो वर्तमान में जो GM हैं, अगर आप नॉर्दर्न रेलवे से देख रहे हैं और अन्य रेलवे से अगर आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भाई अगर आप ECR से देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो GM है वो कौन है, ताकि कमेंट्स के माध्यम से अन्य लोगों को भी ये जानकारी जो है वो साझा हो सके। CPTM की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। P का मतलब हो जाएगा इसमें प्लानिंग मैनेजर। ये भी आपको यहाँ पर फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है। PCM के आप सभी लोगों को पता है प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर होता है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ART और ARME होता है, इन दोनों को आदेशित होने पर पहले किस गाड़ी को चलाएंगे। क्लियर। तो यानी कि पहले किस गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि पहले तो हमें अगर इसकी थोड़ी बहुत फुल फॉर्म पता है तो थोड़ा सा हम इस चीज़ से भी कैरी आउट कर सकते हैं। ART को बोलते हैं एक्सीडेंट रिलीफ
ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, और इसको बोलते हैं एक्सीडेंट, इसको बोलते हैं एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान। अब यहाँ पर देखिए, एक तो है रिलीफ ट्रेन और एक है मेडिकल वान, तो आप पहले मेडिकल वाहन को भेजोगे या ट्रेन को भेजोगे, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा एक्सीडेंट रिलीफ यानी कि ARME। ये भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान रखना है। जब भी हम जो है ART या ARME पढ़ते हैं, ARME, जब भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो इसका कभी कभार जो है वो टाइम पूछा जाता है। तो इसका टाइम जो होता है वो 30 मिनट और 45 मिनट होता है ना। जब भी इसको निकालने का जो है समय होता है तो दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट का समय यहाँ पर रहता है। ARME के मामले में जो है अगर सिंगल एग्जिट है, अगर आपका सिंगल एग्जिट है तो यहाँ पर क्या नाम जो है आपको 20 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, है ना, 20 मिनट का समय रहता है। लेकिन अगर डबल एग्जिट है यानी कि दोनों साइड से एग्जिट हो सकता है तो यहाँ पर 15 मिनट का समय रहता है। तो 20-15 और 30-45 ये दोनों समय जो है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6th क्वेश्चन कि COA का यहाँ पर पूरा नाम पूछा है। तो जहाँ पर मैंने फुल फॉर्म पढ़ाई है वहाँ से ये चीज़ें मैंने वहाँ पर भी बताई है कि इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि A ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आता है 7 नंबर का कि जो LHB कोच होते हैं इसमें एयर स्प्रिंग किससे संबंधित है। LHB कोच में जो एयर स्प्रिंग है वो किससे संबंधित है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपने आप में डीपली है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत अगर आपने चीज़ें डीपली पढ़ी है LHB कोचों के बारे में तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। इसका मतलब होता है सेकेंडरी सस्पेंशन, ठीक है। तो जब भी थोड़ा हम क्या नाम जो है आप चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जनरली आप लोगों से ये चीज़ें नहीं पूछी है, लेकिन यहाँ पर डीपली ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया है। अगर मैं LHB की फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता भी है इसकी फुल फॉर्म होती है क्या नाम लिंक हाफमैन बुश, ये हमेशा पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है इसमें किस प्रकार की जो कपलिंग का यूज़ किया जाता है तो आप बताएंगे CBC यानी कि सेंटर बफर कपलर का यूज़ किया जाता है। और कभी कभार जो है ये भी पूछा जाता है इसमें कि इसमें किस टाइप की जो है कपलिंग का यूज़ किया जाता है, तो H टाइप की यहाँ पर कपलिंग का यूज़ किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान रखना है। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झांसी मंडल में जो कोच वाटरिंग के लिए नामित स्टेशन है वो कौन से हैं। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन भी जो है वो न्यू क्वेश्चन है जो आपको जो है अपने डिवीजन के हिसाब से यहाँ पर इस चीज़ को भी सर्च करना है कि कोच वाटरिंग के लिए जो नामित स्टेशन है आपके डिवीजन में वो कौन कौन से हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर झांसी डिवीजन में पूछा गया तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आपके डिवीजन में भी ये क्वेश्चन पूछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन और ये खुर्जा। जैसे आप मुरादाबाद में देखते हैं कि एक तो आपका मुरादाबाद हो गया, आपका हरिद्वार हो गया, ये वाटरिंग स्टेशन है, देहरादून हो गया, है ना, ये आपके क्या नाम जो है यहाँ पर जो है वो वाटरिंग स्टेशन आपके आते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपके अलग अलग डिवीजन में जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ नोट डाउन आपको करनी है। झांसी मंडल में स्लिप साइडिंग कहाँ पर है। अब स्लिप साइडिंग यहाँ पर पूछिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके डिवीजन में स्लिप साइडिंग कहाँ पर है। ये भी आपको जो है न्यू क्वेश्चन यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है कि आप स्लिप साइडिंग अपने अपने डिवीजन में इस चीज़ को सर्च करके रखें। हो सकता है कि आपके ये एग्जाम में भी पूछी जा सके, लेकिन झांसी डिवीजन में नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि RTIS कहाँ लगा होता है। अच्छा, इससे पहले वाली अगर हमने हमारी वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो पहले तो हमने ये बताया था कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए, रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम होता है ये, ठीक है। अब ये जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये रियल टाइम बताता है ट्रेन इन्फॉर्मेशन का। तो ये एक प्रकार का तंत्र होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि अब लेटेस्ट में इसी को ही जो है प्रयोग में लाया जा रहा है और इसको जो है वो इसरो ने जो है यहाँ पर विकसित किया है। ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभार ये पूछा जाता है कि भाई इसको डिज़ाइन और डेवलप किसने। तो जब भी डिज़ाइन और डेवलप की बात आएगी तो इसरो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो ये जो सिस्टम है ये सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। और जो कंट्रोल ऑफिस जो एप्लीकेशन होता है COA, है ना, कंट्रोल ऑफिस में ये जो लगा होता है एप्लीकेशन, ये जो है डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पर जो है वो सूचना भेजता है। जिस प्रकार से आज अभी वर्तमान समय में हम जो है ट्रेन जब हम सर्च करते हैं तो उसकी लोकेशन बताता है, उसकी, है ना, राइट पोजीशन बताता है कि कब डिपार्चर हुई है, कब जो है अराइवल हुई है और अभी जो है वो स्टेशन से वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर RTIS यहाँ पर जो है
देता है किसको, कंट्रोल ऑफिस को, और विकसित किसने किया है, इसरो ने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसका जब भी हम यूज़ करेंगे तो देखिए इसका ये जो लगा होता है ये ट्रेन के इंजन में लगा होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो कोच में नहीं लगा रहता है, पावर में नहीं, पावर कार में नहीं लगा रहता है, ये ट्रेन के इंजन में लगा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 11 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि नॉन सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गाड़ी क्रमांक से यह कैसे पहचाना जाता है कि जो ट्रेन है वो किस जोनल रेलवे के अंतर्गत संचालित या अनुरक्षित होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो जब भी जो है वो ट्रेन का जो नंबर है, जब भी ट्रेन का जो नंबर है 0 से 1 से या 2 से शुरू होता है तो उस दौरान जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूसरे नंबर का है तो ये तो होता है आपका जोन का नंबर, इसका जोन का नंबर, और जो थर्ड नंबर होता है ये होता है आपका डिवीज़न का नंबर, इसका डिवीज़न का नंबर, और फोर्थ और जो फिफ्थ होता है आपका ये होते हैं आपके यूनिक नंबर। कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके यूनिक नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जोन का कौन सा होता है, दूसरा, डिवीज़न का कौन सा नंबर होता है, थर्ड। तो हमें पहले जो 2 अंक हैं, है ना, पहले जो 2 अंक होते हैं ये इससे हमें पता चलता है कि ये जो है वो जोनल रेलवे के अंतर्गत जो है वो संचालित या अनुरक्षित होती है। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरीके से 12वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नॉन सुपरफास्ट मेल से गाड़ी के क्रमांक से कैसे पहचाना जाता है कि ट्रेन का जो प्राथमिक जो अनुरक्षण है वो किस मंडल द्वारा किया गया। अब यहाँ पर मंडल की बात आई है तो जब भी मंडल की बात आएगी तो हमें यहाँ पर तीसरा याद रखना है। देखिए डिवीजन की बात आई तो तीसरा याद रखना है ना, गाड़ी क्रमांक के तीसरे अंक से हमें ये पता चल जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आया है 13 क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गाड़ी क्रमांक के आधार पर यह कैसे पहचानने के लिए ट्रेन का प्राथमिक अनुसरण कि झांसी मंडल द्वारा जो है वो किया जाता है। तो जब भी यहाँ पर जो है पूछा गया है, झांसी मंडल में ये एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर उसी के हिसाब से पूछा गया कौन सा नंबर जो है वो आवंटित किया गया है। तो झांसी मंडल के हिसाब से यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 क्वेश्चन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो है जो नंबर की यहाँ पर जो सीरीज पूछी जा रही है, नंबर की यहाँ पर ये जो सीरीज पूछी जा रही है ये आपका जो है एक नया टॉपिक मेरा बन जाता है, और इस पर जो है मैं वीडियो एक ज़रूर बनाऊंगा कि जैसे मुरादाबाद डिवीज़न में है तो वहाँ पर जो है वो 5 सीरीज़ की यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलती है ना। तो मुरादाबाद डिवीज़न में किस प्रकार के नंबर आवंटित किए गए हैं, और जो भी जितने भी 18 जो आपके रेलवे हैं, रेलवे जो जोन हैं उनके यहाँ पर जो है वो नंबर वो किस किस हिसाब से जो है किस किस जोन को कौन कौन सा जो नंबर वो बटा हुआ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से सिर्फ इतना ही पहला अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब भी हम यहाँ पर सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गाड़ी क्रमांक से यह कैसे पहचाना जाता है कि गाड़ी किस मंडल के द्वारा संचालित होती है, अनुरक्षित होती है। तो जब भी यहाँ पर जो है वो डिवीज़न की बात आएगी तो हमारा यहाँ पर सीधा साधा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीसरे अंक। नेक्स्ट हमारे पास आता है 15 क्वेश्चन कह रहा है कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम जो 2 अंक है 1, 2 या 2 ये क्या प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक सेपरेट वीडियो लाई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। अगर पहले जो 2 अंक हैं अगर 0 है तो मैंने बताया था या तो वो पार्टी की ट्रेन होगी, क्या होगी, पार्टी की ट्रेन होगी, या जो है वो FTR ट्रेन होगी, क्या होगी, FTR ट्रेन होगी। दूसरी चीज़, अगर पहला अंक 0 है और दूसरा अंक 1 है तो वो जो ट्रेन है वो आपकी हॉलीडे जो वाली ट्रेन होती है ना, हॉलीडे जो स्पेशल जो सुपर फास्ट यहाँ पर जो ट्रेन होती है ये होती है 01 से। आप सभी लोगों को ये थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी। और अगर पहला 1 है दूसरा अंक 2 है या 22 है तो ये जो है वो गाड़ी कैसी हो जाएगी, सुपर फास्ट गाड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर 1 के बाद कोई अन्य अंक आए, यानी कि 2 के अलावा यहाँ पर जैसे 5 आए या 6 आए, 7 आए, तो ये कैसी गाड़ी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर पहला अंक आपका 5 से शुरू होता है तो वो किस तरह की गाड़ी हो जाएगी, यहाँ पर जो है वो पैसेंजर गाड़ी। सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आप इसको बोलते हैं एक्सप्रेस गाड़ी। क्या, एक्सप्रेस ट्रेन। और इसी प्रकार से अगर 5 से शुरू होता है तो वो होती है पैसेंजर गाड़ी। अगर वो 6 से शुरू होता है तो वो होती है आपकी मीमो गाड़ी। और अगर 7 से शुरू होता है तो वो होती है डीमो गाड़ी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर मैं प्रथम 2 अंक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहा है, इसका मतलब हो गया सुपरफास्ट गाड़ी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी से संबंधित 16 क्वेश्चन है कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम जो 2 अंक है अगर ये 0 हैं तो किस गाड़ी को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम जो 2 अंक हैं वो किस गाड़ी को करते हैं, पार्टी ट्रेन या FTR ट्रेन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए इसी से संबंधित जो है ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम जो अगर 6 अंक है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो प्रथम जो 6 अंक है ये मीमो गाड़ी प्रदर्शित करता है।
तो अगर पहला अंक 5 है तो वो पैसेंजर गाड़ी करता है, और अगर प्रथम अंक 7 है तो वो डीमो गाड़ी से जो है वो प्रदर्शित करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 18 क्वेश्चन। HOG का यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो जब भी यहाँ पर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आपके कम से कम नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो है वो हमेशा किसी भी एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड रहते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी थोड़ा सा वर्क करना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल यानी कि हेड ऑन जनरेशन, HOG यानी कि हेड ऑन जनरेशन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 19 क्वेश्चन। UFSBI का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। तो UFSBI का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फेल सेफ, क्या होता है? यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। क्या होता है? ब्लॉक सेफ इंटरफेस। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला हमारे पास आता है 20 क्वेश्चन। ये भी इसी से संबंधित पूछा गया कि जो UFSBI होता है इस ब्लॉक द्वारा ब्लॉक सेक्शन में क्लियर है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि USBI ब्लॉक द्वारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर है? ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो भाई ये एक्सेल काउंटर के द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो एक्सेल काउंटर जो है वो लगे होते हैं, इसके द्वारा जो है ब्लॉक सेक्शन का यहाँ पर जो है वो पता चलता है कि ब्लॉक सेक्शन जो है वो ऑक्यूपाइड है या जो है वो खाली है। अगला यहाँ पर जो है वो फीबा का फुल फॉर्म पूछा है। तो हो आपके जो यहाँ पर जो है जहाँ से डिवीज़न में ये सिलेबस था NCR डिवीज़न में कि फीबा से रिलेटेड जो है चीज़ें क्वेश्चन जो है पूछी जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो फीबा से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। और अगर आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में अगर ये चीज़ नहीं है तो जनरली आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फीबा की जो फुल फॉर्म होती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती है। इसकी यहाँ पर जो है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन होता है। फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक जो है वो एप्लीकेशन होता है। तो फीबा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी जो है लेटेस्ट में यही चल रहा है, यानी कि ब्रेक एप्लीकेशन के सिलसिले में यहाँ पर जो है ट्रेंड में अभी लेटेस्ट में फीबा ही यहाँ पर चल रहा है। 2222 नंबर का जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गाड़ी के कोच में फीबा में किस से संबंधित होता है? तो फीबा किससे संबंधित होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एयर स्प्रिंग। तो ये एयर स्प्रिंग से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 23। कोच में फीबा ऑपरेट होने पर इसे आइसोलेट करने के बाद गाड़ी की जो अधिकतम गति है वो क्या होगी? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो फीबा से रिलेटेड आपको चीज़ें जो है यहाँ पर और भी सर्च करनी है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करें कि ये भी थोड़ा सा आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि फीबा से रिलेटेड जो है आपको चीज़ों को और यहाँ पर गैदर करना है। तो जब भी इसको आइसोलेट कर देते हैं तो गाड़ी की जो अधिकतम स्पीड हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ये 60 की स्पीड आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 24। ART के मूवमेंट को रद्द करने के लिए कितने हूटर बजाए जाते हैं? यानी कि मान के चलो ART को आदेशित किया गया है, लेकिन उसको जो है वो दोबारा से जो इसको रद्द करना है ना, या किसी कारणवश से इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पर इसके लिए कितने हूटर बजाए जाएंगे? तो इसके लिए एक लंबा हूटर बजाया जाएगा 90 सेकंड के लिए। क्लियर? तो जब भी रद्द करने की बात आएगी तो यहाँ पर एक हूटर जो है वो लंबा बजाया जाएगा 90 सेकंड के लिए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बाकी आप सभी लोगों को पता है कि मैंने जो है अभी ART की और ARME की जो टाइमिंग थी, ART और जो ARME है, इसकी मैंने यहाँ पर जो है वो टाइमिंग बता दी है कि दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट का यहाँ पर समय ART को रहता है। और ARME की बात करते हो, अगर सिंगल एग्जिट की बात है तो 20 मिनट, और डबल एग्जिट की बात है तो कितना 15 मिनट रहने वाला है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर जब 2 हूटर बजेंगे तो 2 हूटर का मतलब क्या होता है कि जो है ART की होम स्टेशन पर जो है वो ART की आवश्यकता है। क्लियर? अगर 3 हूटर बजेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर ART है उसकी बाहरी स्टेशन पर ART की आवश्यकता है। लेकिन अगर 4 हूटर बजेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि होम स्टेशन पर ART की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ ARME की भी आवश्यकता है। तो जब दोनों की बात आएगी तो 4 याद रखना। 5 की हम बात करेंगे, अगर 5 हूटर बजेंगे तो इसका मतलब है कि इन दोनों की बाहरी स्टेशन पर ART और प्लस ARME, इन दोनों की जो है वो बाहरी स्टेशन पर जो है वो आवश्यकता है। तो ये चारों जो है हूटर आपको याद रखने हैं। ठीक है? 2, 3, 4 और 5, ये भी हमसे कभी कभार जो है पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बन जाता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई एक जो हूटर है वो आपका यहाँ पर 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है ना? कितने सेकंड के लिए? 45 सेकंड के लिए। और 2 हूटर के बीच है ना, 2 हूटर के बीच जो है वो गैप जो है कितने सेकंड का होना चाहिए? 5 सेकंड का होना चाहिए। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का होना चाहिए। और 5 मिनट के बाद जो है इसको दोबारा से हूटर को दोहराया जाना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक के फिट प्रमाणित होने के बाद, कोई ट्रैक है वो दुर्घटना यानी कि
दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसको फिट प्रमाणित कर दिया जाता है, तो कौन सी गाड़ी पहले चलाएंगे? तो जाहिर सी बात है, स्टेशन पर जो भी मालगाड़ी खड़ी होगी उसको पहले यहाँ पर चलाई जाएगी। ठीक है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मॉक ड्रिल है वो किस विभाग के द्वारा यहाँ पर कराई जाती है? तो एक आपकी आपने देखा होगा, एक तो आपका होता है मॉक ड्रिल और एक आपका होता है एक्सीडेंट ड्रिल। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो एनआर रेलवे के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आपके यहाँ थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप उस चीज़ को रिलेट करते जाना है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैरी आउट करना है। क्लियर? तो जब भी हम यहाँ पर मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो ये 3 माह में एक बार होती है या एक बार होनी चाहिए, और एक्सीडेंट जो ड्रिल है ये 2 माह में एक बार जो है वो होनी चाहिए। क्लियर? और आपको पता है ये डीआरएम द्वारा आदेशित किया जाता है कि नामित किया जाता है कि इसको जो है वो कौन करेंगे, जो सीनियर स्केल के जो अधिकारी होंगे उसको यहाँ पर जो है वो डीआरएम द्वारा नामित किया जाएगा और वही यहाँ पर जो है वो मॉक ड्रिल कराएगा। सीनियर स्केल अधिकारी जैसे आपके डीएम हो गए, है ना, डीएमई हो गए या एडीएमई हो गए, ये सीनियर स्केल अधिकारी में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान रखना है कि डीआरएम जो है यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर नामित करते हैं इस एक्सीडेंट ड्रिल को करवाने के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई ऑपरेटिंग का यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग का हो गया, या कोई मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर कोई जो जोनल जो अधिकारी होगा उसको यहाँ पर डीआरएम द्वारा नामित किया जाएगा। उसी के ही सुपरविजन में जो है यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट ड्रिल यहाँ पर कराई जाएगी। तो यहाँ मॉक ड्रिल की जब भी बात आएगी तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ध्यान रखना है, सेफ्टी के द्वारा यहाँ पर ये ड्रिल कराई जाती है। 27 क्या कह रहा है कि क्षतिग्रस्त फेसिंग कांटों पर गाड़ी की अधिकतम गति है वो कितनी होती है? तो जब भी हम यहाँ पर स्पीड की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो क्षतिग्रस्त कांटे होते हैं वहाँ पर तो 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से स्पीड रहती है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर जो है क्षतिग्रस्त ना होकर, यानी कि डैमेज ना होकर डिफेक्टिव है या आपका ख़राब कांटा है तो वहाँ पर जो है वो गाड़ी की गति की स्पीड कितनी हो जाएगी? 15। तो क्षतिग्रस्त कांटे में 8 और ख़राब कांटे में 15, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 15 जो है ये आपके यहाँ पर जैसे जो 10 है, 10 किस में होती है कि अगर 8.5 में अगर एक का यहाँ पर टर्न आउट है तो वहाँ पर भी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी? 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर रहेगी। अगर मान के चलो कोई हॉट एक्सल वाली कोई गाड़ी है तो अगर आप उसको लूप लाइन पर लोगे, किस पर? लूप लाइन पर, तो लूप लाइन पर इसकी जो है वो कांटे पर गति क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी कांटे पर गति। भाई लूप लाइन पर लोगे तो कांटे पर तो चलेगी ही, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ पर ये 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा आता है हमारे पास 25 जो किलोमीटर पर आवर है, ये किस कंडीशन में होती है? तो एक तो मैंने बताया था कि जो टोटली सिंगल लाइन जो वर्किंग होती है ना, तो वहाँ पर जो इसमें जो पहली जो गाड़ी है उसकी गति कितनी होती है? 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमेशा पूछा जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि सी क्लास की जो ओडीसी होती है, वहाँ पर भी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 रहती है। और पुशिंग बैक की जब भी हम बात करते हैं तो जब उसके पीछे ब्रेक वन लगा हो, दिन की बात हो तो वहाँ 25 होती है, लेकिन अगर रात की बात हो, पीछे ब्रेक वन ना लगा हो तो 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर पुशिंग बैक में रहती है। ये आपको यहाँ पर अलग से थोड़ा सा चीज़ को समझना है। बाकी अगर जो है इंजन की सीटी अगर ख़राब हो जाती है ना, इंजन की अगर सीटी ख़राब हो जाती है तो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पीड कितनी रहती है? 25। लेकिन जब सीटी ख़राब होगी तो ये दिन में रहेगी। लेकिन इसी अगर हम रात की बात करेंगे तो यहाँ पर रात में इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो रात में 8 हो जाएगी, दिन में 25 हो जाएगी। क्लियर? तो दूसरी चीज़ डबल लाइन, अगर हम TFC की बात करें, डबल लाइन में टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पर भी जो है दिन में 25 की स्पीड से गाड़ी चलाई जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 28 क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि स्टेशन पर डेड एंड किसका विकल्प है? कल ही जो है मैंने एक आइसोलेशन की एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी, तो मैंने बताया था कि आइसोलेशन से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए जो है वो वीडियो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है वो थ्योरी बेस पर वो चीज़ें कवर कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जब भी आपसे पूछे जाए तो आप उस चीज़ को गलत ना करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन ईजिली आपके यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो स्टेशन का जो डेड एंड जो होता है ये विकल्प होता है किसका? सिग्नल ओवरलैप का। इसी प्रकार से हमने बताया था कि जो रेता साइडिंग होती है, रेता साइडिंग या स्नैक्ड एंड, ये भी जो है वो सिग्नल ओवरलैप का ही विकल्प होता है ना। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर जो है रेता साइडिंग की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 60 मीटर होती है। लेकिन अगर मैं स्नैक जो डेड एंड साइड है, स्नैक जो डेड एंड साइड है
इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 180 मीटर। तो ये जो है दोनों जो है वो सिग्नल ओवरलैप का यहाँ पर काम करते हैं। इसी प्रकार से ये सिग्नल ओवरलैप के विकल्प हो जाते हैं। लेकिन एक आपका डिरेलिंग स्विच मैंने बताया था कि इसकी भी जो है लेंथ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर मैं डिरेलिंग स्विच की बात करूँ तो ये किसकी लंबाई कितनी होती है 15 फीट होती है, और इसे भी जो है वो सिग्नल ओवरलैप के विकल्प के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन जब भी इसको सिग्नल ओवरलैप के रूप में इसको यूज़ किया जाएगा तो CRS की यहाँ पर जो है वो अनुमति यहाँ पर होनी चाहिए, तभी इसको सिग्नल ओवरलैप के रूप में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 29। ये कह रहा है कि असाधारण अवकाश यानी कि EOL को बोलते हैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कब ली जाती है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पूरी सेवा में पूरी एंटायर सर्विस में आपको यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम कितना 5 साल के लिए मिलती है, और एक बार आप मैक्सिमम 5 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरी छुट्टी लेंगे तो आपको यहाँ पर नो सैलरी यानी कि कोई भी यहाँ पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली जाएगी तो साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये छुट्टी दे दी जाएगी, ये आपके ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि कोई कर्मचारी अगर रिक्वेस्ट करता है ना, तो उसको तभी ये जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कब दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। तो मैंने वहाँ पर भी बताया था लीव वाले चैप्टर में कि ये लंबी अगर किसी को बीमारी है, जैसे कैंसर है ना, ट्यूबरकुलोसिस है, या लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग हम जिसको बोलते हैं, या उसको जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर उसको चाहिए पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो लंबी बीमारी या पढ़ाई के लिए, तो मेडिकल केस विदेश भ्रमण के लिए तो नहीं, भ्रमण के लिए तो नहीं, मेडिकल केस के लिए तो नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 30 क्वेश्चन। थिक वेव जो स्विच है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे TWS के बारे में पूछ रहा है। तो TWS जो पॉइंट होते हैं, क्लैंप होते हैं या पॉइंट होते हैं, ये इसके बारे में पूछ रहा है। थिक वेव जो स्विच होता है ये किससे संबंधित है? तो ये टर्न आउट से संबंधित है। BPSC से संबंधित हो नहीं सकता, डाटा लॉगर से संबंधित हो नहीं सकता, टर्न आउट से संबंधित है, क्योंकि ये TWS जो है पॉइंट पर लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर टर्न आउट का इशू रहता है तो वहाँ पर जो है TWS पॉइंट, क्योंकि वहीं से तो जो है पटरी जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन की ओर टर्न होती है ना। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो BPSC है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म जो है कभी कभार जो है वो आपसे पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मुझे कमेंट्स में फटाफट जो है ये कमेंट्स में मुझे बताओ कि इसकी जो फुल फॉर्म है BPSC की वो क्या होती है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरे साथ जो है वो मेहनत करनी है। ठीक है, जिस प्रकार से जो है मैं आप लोगों के लगातार इस मेहनत कर रहा हूँ, आपको लोगों को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो गलत टिक हो जाए, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को कैरी आउट कर लेना है। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्रेन में कोई व्यक्ति रन ओवर हो जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन के थ्रू आराम से यहाँ पर इजीली इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई प्राथमिक उपचार देगा या नहीं देगा, मान के चलो अगर कोई रन ओवर हो जाता है, उसको चोट आ जाती है, तो क्या लोको पायलट को प्राथमिक उपचार नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि उसके पास जो है फर्स्ट एड बॉक्स होता है। ट्रेन में अगले स्टेशन तक लेकर जाएगा, भाई अगर पॉसिबल होगा, अगर मान के चलो उसको ज़्यादा ही जो है मान के चलो डेथ नहीं हुई होगी, अगर मान के थोड़ा बहुत अगर बचा होगा वो, तो उसको यहाँ पर जो है वो अगले स्टेशन लेकर जाएगा, ताकि जो है वहाँ से उसको यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारा A भी सही है B भी सही है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा A और B, यहाँ पर दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डबल लाइन पर ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर मिलने के बाद यदि स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल खराब है, अंतिम रोक सिग्नल यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल यहाँ पर जो है जैसे एडवांस हो गया ना, अगर वो खराब है तो लोको पायलट को कौन सा प्रस्थान प्राधिकार दिया जाएगा? तो लाइन क्लियर आपको मिल गया है ब्लॉक उपकरण पर और डबल लाइन की बात है, तो कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। T393 भी दी जाएगी, साथ ही साथ इसमें प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि फेसिंग पॉइंट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो जब भी आप फेसिंग पॉइंट को सेव करोगे, सुरक्षित करोगे, सिक्योर करोगे, तो क्या चाबी लॉक लगाओगे या क्लैंप पैडलॉक लगाओगे, टोकन दोगे या एक्सेल काउंटर? तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें जो आंसर दिखाई दे रहा है वो है क्लैंप और पैडलॉक। क्या है? क्लैंप और पैडलॉक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 34 क्वेश्चन की फॉग सिग्नल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भाई फॉग सिग्नल किस लिए लगाया जाता है? भाई चेतावनी के लिए या वार्निंग देने के लिए या विजिबिलिटी के लिए? नहीं। संचार के लिए नहीं, गति के लिए नहीं। ये अकॉर्डिंग, ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आराम से इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हैं अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है तो। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि फॉग सिग्नल जो है वो पटाखा सिग्नल, एक पटाखा सिग्नल होता है ना, डेटोनेटर में हम इसको बोलते हैं, पटाखा सिग्नल को ही फॉग सिग्नल कहा जाता है ना।
और आपको सभी लोगों को पता है कि ये जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी कि होम, ये होम से जो है वो 270 मीटर पहले एक यहाँ पर जो है वो फोक सिग्नल पोस्ट लगाई जाती है, फोक सिग्नल पोस्ट यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी फोक सिग्नल में पटाखे लगाने की बात आएगी तो 2 पटाखे लगाते हैं। एक तो फोक सिग्नल पोस्ट पर लगाया जाएगा, है ना, कहाँ पर, एक तो फोक सिग्नल पोस्ट पर लगाया जाएगा एक पटाखा, एक उससे 10 मीटर की दूरी पर जो है वो दूसरा पटाखा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ढलान पर शंटिंग करते समय सबसे बड़ा जोखिम क्या है। तो क्या सिग्नल फेल हो जाएंगे, या रोलिंग डाउन हो जाएगा, या ट्रैक सर्किट फेल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भाई ढलान पर जब भी आप शंटिंग करोगे तो खतरा क्या है, रोल होने के यहाँ पर पूरे खतरा रहता है, पूरे चांस रहते हैं। तो रोलिंग डाउन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्या कह रहा है कि डबल लाइन पर अस्थायी यानी कि सिंगल लाइन व्यवस्था कब लागू होती है। तो ये कह रहा है कि डबल लाइन पर टीएसएल वर्किंग, डबल लाइन पर टीएसएल वर्किंग, टोटली सिंगल लाइन वर्किंग, ये कब होती है, जब नॉर्मल कंडीशन हो तब क्यों करेंगे भाई। जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो दोनों यहाँ पर दोनों लाइनें चालू रहेगी, ये तो हमारा नहीं होगा। ब्लॉक सेक्शन में एक लाइन बाधित होने पर, बिल्कुल सही बात है, अगर एक कोई लाइन बाधित हो जाती है तभी तो यहाँ पर जो है वो सिंगल लाइन वर्किंग होगी। डबल लाइन पर तेज गति शंटिंग ये नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 कह रहा है कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत जो है ब्लॉक स्टेशन को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो जब भी ब्लॉक स्टेशन की बात आती है तो ब्लॉक स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं, स्टेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है आपका ब्लॉक स्टेशन और एक आपका होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। और ये मैंने कई बार जो है बताया भी है। ब्लॉक स्टेशन जो है वो A, B, C, है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। और नॉन ब्लॉक को D क्लास स्टेशन भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये हमें ये ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा फ्लैग स्टेशन, कौन सा, फ्लैग स्टेशन, और एक आपका हो जाएगा डी के साइडिंग। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। ब्लॉक स्टेशन यहाँ पर पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C यानी कि उपरोक्त तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट नंबर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। भाई आप बताओ, क्या टिकट जारी करने के लिए? नहीं, संदेश का प्रमाणीकरण के लिए। बिल्कुल सही बात है, मैसेज का यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, भाई तभी तो यहाँ पर क्लियर मिल पाएगा, है ना। सिग्नल क्लियर के लिए नहीं, ट्रेन पैथन के लिए। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ब्लॉक फेल हो जाता है तो उस दौरान जो है वो ट्रेन का संचालन कैसे किया जाता है। ब्लॉक फेल होने पर ट्रेन संचालन कैसे होता है, हाउ ट्रेन्स आर वर्क ड्यूरिंग ब्लॉक फेलियर। तो जब भी ब्लॉक फेलियर होगा तो ट्रेन का संचालन आप ऑटोमेटिक तरीके से करोगे, या आप जो है वो पायलट करके करोगे, या आप जो है यहाँ पर पेपर लाइन क्लियर करके करोगे। तो देखिए, ऑटोमेटिक तरीके से तो आप नहीं करोगे। पायलटिंग का यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल आप पायलट करके करोगे, जब अगर मान के चलो ब्लॉक फेलियर चल रहा है। पेपर लाइन क्लियर, बिल्कुल पेपर लाइन PLCT पर गाड़ी चलाई जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्सेल काउंटर अगर फेल हो जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है अपने आप में थोड़े से आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा स्टेशन पर ड्यूटी करते हैं तो इन सब चीज़ों को आप इजीली जो है वो आराम से पकड़ भी सकते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल काउंटर फेल हो गया, क्या आप उसको इग्नोर करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रीसेट करके जो है उसको निर्धारित प्रक्रिया, यानी कि रीसेट विद प्रॉपर प्रोसीजर, बिल्कुल आप उसे रीसेट तो करोगे। रीसेट तो आपको करना पड़ेगा अगर एक्सेल काउंटर फेल हो रहा है तो। मैनुअल यहाँ पर कन्फर्मेशन आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 41। स्पीड इंडिकेटर जो बोर्ड होता है वो क्या दर्शाता है। तो जब भी मैंने यहाँ पर जो है वो इंडिकेटर जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर सपोज दैट ये कोई यहाँ पर जो है वो कार्यस्थल है। क्या है, कार्यस्थल। यहाँ पर कोई ट्रैक का काम चल रहा है या अन्य कोई काम चल रहा है, तो उससे पहले यहाँ पर जो है वो 30 मीटर की दूरी पर जो है वो एक जो है वो पीला बोर्ड इस प्रकार से यहाँ पर लगाया जाता है ना। क्या लगाया जाता है, पीला बोर्ड। अब ये जो पीला बोर्ड होता है इस पर यहाँ पर स्पीड लिखी होती है। क्या लिखी होती है, स्पीड। और ये किस रंग से लिखी होती है, काले रंग से लिखी होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है वो 15 की स्पीड है, तो ड्राइवर जो है यहाँ पर इस बोर्ड के पास से 15 की स्पीड अपनी गाड़ी की कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, स्पीड। इसको बोलते हैं स्पीड बोर्ड। ठीक है, तो स्पीड जो इंडिकेटर है वो क्या दर्शाता है, डिस्टेंस नहीं दर्शाएगा, सिग्नल का स्टेटस नहीं दिखाएगा, परमिसेबल जो भी स्पीड रहेगी, अनुमत जो गति रहेगी वो इसकी यहाँ पर जो है वो चीज़ें शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 42 क्या कह रहा है कि संपार फाटक का फेलियर होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नॉर्मल वर्किंग की जाएगी? नहीं। क्या इस ट्रेन को रोका जाएगा? तो आप एक बार यहाँ पर सोच सकते हैं। गेट का बचाव किया जाएगा? तो भाई गेट का तो बचाव किया जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 42 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गेट का बचाव। 43 क्या कह रहा है, TVU का पूरा नाम पूछा है। तो TVU का पूरा नाम क्या होता है, ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। इसी प्रकार से आपसे जो है वो OHE का भी पूछा जाता है। तो जब भी हम OHE की बात करेंगे
तो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट यहाँ पर इसका हमारा हो जाएगा। एक आता है हमारा CTR, ठीक है, इसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट, कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट। लेकिन एक जो है वो आपका PFT यहाँ पर आता है। तो एक विशाल मीणा जी है, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर ये PFT की आप हमें बताओ कि PFT की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। लेकिन वो जब हम PFT उन्होंने मुझसे पूछा था, तो एक कॉमर्शियल का मैंने पेपर सेट करवाया था राजकोट डिवीज़न का, तो वहाँ पर उन्होंने CCTC के संबंध में ये चीज़ जो है वहाँ पर पूछी थी। लेकिन हम यहाँ पर ऑपरेटिंग के संदर्भ में जब भी पढ़ेंगे तो पोर्टेबल फील्ड फ़ोन होता है, क्या होता है, पोर्टेबल फील्ड आपका फ़ोन होता है, क्या होता है, पोर्टेबल फील्ड फ़ोन होता है PFT। लेकिन अगर मैं CCTC के पर्पज़ से देखूं तो इसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, क्या बोलते हैं, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये विशाल मीणा जी का यहाँ पर कमेंट्स था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ भी आपको इस तरीके से थोड़ा सा नोट डाउन करना है। 44 क्या कह रहा है कि झांसी मंडल के तीसरी लाइन सेक्शन में कौन सी गाड़ी का संचालन पद्धति यहाँ पर लागू है। तो इस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण ब्लॉक पद्धति, यानी कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्या कह रहा है कि ब्लॉक शंटिंग जो लिमिट बोर्ड होता है BSLB है ना, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्या दर्शाता है, क्या ये ट्रेन रुकने का स्थान होता है, या शंटिंग सीमा, या सिग्नल की स्थिति, या गति की सीमा। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम BSLB या SLB पढ़ते हैं तो ये एक प्रकार से सीमा दर्शाता है। अब ये सीमा कैसे दर्शाता है कि भाई मान के चलो कोई एक स्टेशन है, अब यहाँ पर कोई एक स्टेशन है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक स्टेशन। अब यहाँ पर जो है वो BSLB लगा है, ये जो है वो आपका BSLB लगा है, या आप कह सकते हैं SLB लगा है। तो देखो मैं यहाँ पर सिंगल लाइन और डबल लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर BSLB लगा है चाहे SLB लगा है, और यहाँ पर भी आपका BSLB लगा है, यहाँ भी आपका जो है वो BSLB या SLB लगा है, तो ये क्या करते हैं कि इसके बाद ये वाला जो आपका जो सेक्शन है, ये जो आपका यह जो सेक्शन है ये आपका हो जाता है यहाँ से यहाँ तक स्टेशन सेक्शन, क्या हो जाता है, स्टेशन सेक्शन। और इसके बाद जो शुरुआत हो जाती है इसकी, ये वाला जो सेक्शन है, इसके बाद इसको बोलते हैं ब्लॉक सेक्शन, क्या बोलते हैं, ब्लॉक सेक्शन। तो ये स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है, क्योंकि यहीं से ही ब्लॉक सेक्शन शुरू होता है और यहीं से ही स्टेशन सेक्शन शुरू होता है। तो पहली चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हम शंटिंग की मूवमेंट करेंगे तो हमें जो है शंटिंग का जो मूवमेंट है वो इसी के अंदर हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि स्टेशन सेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि BSLB और BSLB के बीच में। तो ये शंटिंग की एक सीमा होती है, ना तो ट्रेन का रुकने का स्थान है, ना ये सिग्नल की स्टेटस बताता है, ना ये स्पीड की लिमिट बताता है। तो एक तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन की सीमा कौन बनाता है, तो BSLB या SLB। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंतर्गत जो है वो शंटिंग की सीमा जो है वो निर्धारित होती है। 46 क्या कह रहा है कि जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है इसका काम क्या है, क्या ये स्टेशन में प्रवेश होने देता है, क्या ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश होने देता है, या यार्ड में कोई कंट्रोल करता है, या शंटिंग कोई करता है। तो आपको पता है कि कोई एक यहाँ पर जो है वो स्टेशन है, स्टेशन यहाँ पर आपका एक स्टार्टर लगा होगा, ठीक है, उससे बाहर एक जो है वो पॉइंट से बाहर एक यहाँ पर एडवांस लगा होता है। तो जब आप कोई गाड़ी जो है यहाँ से कोई गाड़ी चलाओगे तो ये एडवांस से होते हुए आगे जाएगी, तो ये ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश जाने से रोकता है। जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे तब तक गाड़ी जो है वो आगे ब्लॉक सेक्शन में नहीं जाएगी। क्लियर, इधर से कोई गाड़ी आएगी तो इसके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई भी सिग्नल नहीं दिखाएगा ये। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश। तो ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश को ये कंट्रोल करता है, यही हमारा एडवांस स्टार्टर होता है, और इसी को हम लास्ट स्टॉप सिग्नल भी बोलते हैं। 47 क्या करा है, FS और DS का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो FS और DS का फुल फॉर्म यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होता है, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि D ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है 48, किसी गाड़ी में CVVRS ये जो है वो कहाँ पर लगा होता है। तो ये जो CVVRS जो लगा होता है ये इंजन के क्रू कैब में लगा होता है, यानी कि ये देखिए इंजन में सामने की ओर फ्रंट ऑफ इंजन, या इनसाइड क्रू कैबिन, या इनसाइड कोच, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन के यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं CVV की मैं अगर बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है,
तो थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। इसका देखिए, एक आपका हो जाएगा, यह सी का मतलब हो जाएगा क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। तो क्रू होता है उसकी वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को बोलते हैं CVVRS, और ये इंजन के क्रू कैप के अंदर लगा होता है। इसी प्रकार से अगर मैं WDR की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड डायनेमिक जो रेंज होती है इसको बोलते हैं WDR। अगर मैं आपसे CCTV की फुल फॉर्म पूछूं तो मुझे कमेंट्स में इसको बताना कि CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है। जिस प्रकार से BHF जो सेट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। PHF सेट की भी कभी कभार यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगला हमारे पास आता है 49। किसी गाड़ी में CVVRS लगाने का उद्देश्य क्या होता है? अब देखिए, ये उद्देश्य की जब भी बात करेगा तो क्या, जब ये इंजन के क्रू में लगाया जाएगा, है ना, तो ये इसकी गतिविधियों पर क्या करेगा? नज़र रखेगा, क्योंकि भाई ये वॉइस और वीडियो यहाँ रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो इसकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। 50 क्वेश्चन आज जो है यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 50 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 में हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो नेक्स्ट हमारे पास 50 क्वेश्चन बचते हैं वो पार्ट 2 में यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि डिरेलिंग स्विच बंद है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में क्या दिखाएगा, यानी कि किस प्रकार की लाइट यहाँ पर दिखाएगा। तो अब डिरेलिंग स्विच की जब भी बात आती है तो इसका यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, स्विच अगर बंद है तो इसका मतलब ग्रीन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक जिन भी साथियों ने देखी है तो आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आपको आई होगी तो आप लाइक करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हमारी वीडियो में आप लोगों को मिलते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर गैदर की होगी, आपने इस चीज़ को समझा होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर आज बताई है वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि यही चीज़ें बार बार जो है वो घूम फिर के पूछी जाती है। क्लियर? तो अभी हमें जो है वो ज्ञानी नहीं बनना है, बस हमें जो है वो इतना हमें चीज़ें पता करनी है कि जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यहाँ पर 90% जो है वो कंफर्म हो जाए कि भाई हमने इतना तो तैयार कर लिया कि 90% हमारा चांस जो है अब बनने वाला है। क्लियर? तो इसी के साथ आज मैं विदा चाहता हूँ। मिलते हैं, तब तक आप जो है इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, और